दोस्तों नमस्कार। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो चुका है। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल करके आई है कि एक गांव जिसमें कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिला है, वहां गांव वाले जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर के हंगामा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने वोट तो कांग्रेस को दिया था लेकिन ईवीएम से 0 निकला। बहरहाल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग क्या करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेगा, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। क्या कोई उम्मीद आपको राजीव कुमार से है या विपक्ष को ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा? ये मुद्दा आज मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन असली मुद्दे पर आता हूं कि आज संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन क्या हुआ, क्यों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित हुई। दरअसल अडानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं, पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। हालांकि पिछले 2-3 साल में राहुल गांधी ने, संजय सिंह ने, महुआ मोइत्रा ने इतना एक्सपोज किया है अडानी और मोदी के रिश्तों को कि अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। लेकिन अमेरिका के एक न्यायालय ने जब अडानी और उनके भतीजे के गिरफ्तारी का वारंट जारी किया तो ऑब्वियस है कि एक बार देश में इस पर सवाल जवाब होना ही था, लेकिन नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों भी जब जब अडानी पर बातचीत हुई है, राहुल गांधी ने वो तस्वीर दिखाई है, उसको संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। आज भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में खड़े हुए और उन्होंने 267 के नियम के तहत मांग की अडानी के मुद्दे पर बहस करने की, तो सभापति जगदीप धनखड़ ने सीधे तौर पर कहा कुछ भी कार्यवाही में नहीं जा रहा है और न ही इस पर बहस होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत जोर दे करके कहा कि यह मुद्दा देश के लोगों से जुड़ा हुआ है, भारत के पूरे पूंजीवादी तंत्र का एक जो हिस्सा है, जो अडानी है, वो जिस तरह से अमेरिका में एक न्यायालय के द्वारा जिनके लिए वारंट जारी हुआ है, उस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे इस बात को रेखांकित किया कि मोदी और अडानी के बीच के जो तालमेल है, क्या वजह है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, वहां अगले कुछ महीनों में प्रोजेक्ट मिलता है अडानी को। और पिछले दिनों दुनिया ने देखा कि जैसे ही अमेरिका के न्यायालय ने अडानी के गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, वैसे ही कीनिया में जनता खड़ी हो गई और जनता के आंदोलन के फलस्वरूप कीनिया सरकार ने सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी के रद्द कर दिया। इसी तरह की स्थितियां और भी देशों में बन रही हैं, बांग्लादेश में भी। और जिन देशों में 2015 में मोदी जी गए थे बांग्लादेश, इस समय अडानी को प्रोजेक्ट मिला था, इसी तरह की स्थितियां तंजानिया में, वियतनाम में, ग्रीस में, श्रीलंका में, नेपाल में, सिंगापुर में, इजराइल में, इन देशों में प्रधानमंत्री गए और फायदा अडानी को हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि अडानी पर जो रिश्वतखोरी का आरोप लगा है, रिश्वत देने का आरोप लगा है, और जिस सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट को इस देश में स्थापित करना और बिजली बेचने का मामला आया था, उस पर संजय सिंह ने एक बड़ी टिप्पणी की। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, सांसद जो इस अडानी पर सवाल खड़ा करने के मसले पर ईडी के जरिए और शराब नीति घोटाला के मामले में जेल जा चुके। ऑब्वियस है वो शराब नीति घोटाले में जेल जाना नहीं था उनका, असल में अडानी पर सवाल करने पर उनकी जबान बंद करवाने के लिए जेल जाना था। संजय सिंह ने भी बड़े तीखे आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि अडानी का मुद्दा भारत की एक तरह से तौहीन करता है, भारत की छवि को दूषित करता है, प्रश्नांकित करता है। इस देश के बाहर कभी भी इस तरह के किसी पूंजीपति पर आरोप नहीं लगे।
कि वो प्रधानमंत्री के जरिए प्रोजेक्ट हासिल करता हो और वहां पर रिश्वतखोरी का मामला आता हो। संजय सिंह ने कहा कि यह मामला पूरा देश के लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत लोगों का पैसा है और इस देश में एक ही पूंजीपति को अधिपति बनाया दिया जा रहा है। बाकी के और जो पूंजीपति हैं, बाकी के और जो कारपोरेट घराने हैं, वो क्या करेंगे? उनको रोजगार उनको कहां से मिलेगा? दूसरे देशों में तो कैसे मिल सकता है? और अब जब अडानी का यह मामला आ चुका है, क्या दूसरे व्यापारी दूसरे देशों में जाकर के व्यापार कर सकेंगे? भारत की जो इज्जत तार तार हुई है वो कैसे वापस आएगी? इसलिए जरूरी था कि भारत में रह करके भारत की संसद में अडानी के मुद्दे पर बहस होती। हालांकि इसको लेकर के जेपीसी की भी मांग होती रही है। राहुल गांधी पहले भी यह मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सेबी के जरिए जांच की बात हुई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पहले आ चुकी है, लेकिन अडानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जिस तरह से रक्षात्मक मुद्रा में आते हैं, उनके बचाव में खड़े होते हैं, शायद इस देश में पहले कभी नहीं देखा गया। और नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है, तो नरेंद्र मोदी उस जगह कभी नहीं जाते या उस मुद्दे पर कभी भी नहीं बोलते जो कहीं उनकी छवि को प्रश्नांकित करता हो। अडानी के मुद्दे पर भी वो खामोश नहीं बोलेंगे। पूरी फौज लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अडानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि रिश्ता क्या कहलाता है। और ऑब्वियस है, महाराष्ट्र में वो चीज दिखाई पड़ी कि अडानी ही बीजेपी को जिताने के लिए सारी फंडिंग कर रहे थे। ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया है और तमाम पत्रकार भी इस बात को कह चुके हैं। तो उन अडानी को बचाने के लिए जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, इसलिए बीजेपी उनके साथ खड़ी है, बचाने के लिए खुद नरेंद्र मोदी खामोशी से उनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी मणिपुर भी जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी संभल के मुद्दे पर भी बोलेंगे? नरेंद्र मोदी ने कभी नोटबंदी के मामले पर नहीं बोला, किसानों के मुद्दे पर नहीं बोला। मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और इस समय वहां पर जो जातिगत संघर्ष है वो सबसे बुरी हालत में पहुंच चुका है। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में इतनी आशंका और इतनी हिंसा और जो भावनाएं हैं, इस कदर एक दूसरे के खिलाफ है कि वहां कभी भी आगजनी हो जाती है, कभी भी लोगों की हत्या हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर की तरफ रुख नहीं करते। पिछले जब बहस हुई थी पार्लियामेंट में, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मणिपुर का नाम लिया था, लेकिन मणिपुर में शांति स्थापित हो, मणिपुर में लोग रोजगार की तरफ लौटे, अपने घरों में लौटे, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया और ना ही वहां के मुख्यमंत्री को हटाया, जिस मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगते हैं कि वो एक समुदाय के साथ खड़ा हुआ है और वो हिंसा को रोकने में नाकामयाब है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि मणिपुर में नरेंद्र मोदी नहीं जाते, लेकिन संभल की हिंसा पर भी वो कुछ नहीं बोलते। संभल में जिस तरह से हुआ, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, प्रियंका गांधी ने, विपक्ष कई लोगों ने, ओवैसी ने, वो खुल करके संभल हिंसा की आलोचना कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की अपील कर रहे हैं। वहां सौहार्द बहाली के लिए भी अपील कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द भी नहीं बोला। और इधर बाबा बागेश्वर निकले हुए हैं सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। संविधान के 75 साल जब कल पूरे होने जा रहे हैं, उस समय हिंदू राष्ट्र बनाने की मुनादी होना ये घोर असंवैधानिक है। क्या ऐसे बाबा पर यूएपीए लगेगा जो खुलेआम इस देश के संविधान को बदल करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है? क्या उस पर देशद्रोही का मुकदमा चलेगा? नहीं, उसकी तो अगवानी हो रही है, उसके तो रास्तों पर फूल बिछाए जा रहे हैं। ये नहीं होगा। लेकिन जिस जामा मस्जिद को लेकर के आनन फानन में सेशन कोर्ट आदेश पारित करती है बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, सर्वे होने लगता है, और आश्चर्यजनक यह है कि जो सर्वे करने वाले लोग थे वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं या उनके साथ के लोग नारा लगाते हैं, और उसके बाद जो होता है
उसमें 4-5 लोग मारे जाते हैं। अखिलेश यादव का आरोप, ओवैसी का आरोप कि इन लोगों पर सीधे तौर पर गोली मारी गई है, इनकी हत्या की गई है। देश में जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, एक समाज को, मुसलमानों को दबाने की जिस तरह की कोशिश हो रही है, प्रशासन उत्तर प्रदेश का जो हालात पैदा कर रहा है, वो क्या देश के हित में है? राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया कि संभल में जो जिस तरह की हिंसा बढ़ी है, जिस तरह की नफरत है, जिस तरह का भेदभाव है, ये सिर्फ हिंसा संभल के लिए नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि देश के भी हित में नहीं है। इसे किसी भी तरह से रोका जाना चाहिए, न्याय होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं और लोगों के दुख की घड़ी में हम साथ खड़े हैं। लोगों में सौहार्द बहाल हो, इसकी हम अपील करते हैं। इसी तरह की अपील प्रियंका गांधी ने भी की। प्रियंका गांधी ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बिना प्रशासन के ये सब नहीं हो सकता है। किस तरह से कोर्ट के जरिए इस तरह के निर्णय आ रहे हैं कि जिसमें दूसरे पक्ष को सुना ही ना जाए। ओवैसी ने तो और भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जब ये डिसीजन आया था, हमने उसी वक्त कहा था कि इसके बाद अब खुलने की शुरुआत हो गई है और अब न जाने कौन कौन से मुद्दे उछल करके आएंगे। संभल में 200 साल 250 साल पुरानी मस्जिद के बारे में सर्वे का आदेश देना, क्या ये संविधान सम्मत है? बाबरी मस्जिद के केस में ही सरकार ने नियम बनाया था, उस समय की सरकार ने, कि किसी दूसरे मुद्दे पर अब कोई भी बहस नहीं होगी, बल्कि जो उसकी अस्मिता है वही बरकरार रहेगी। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी उसकी आस्था पर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। लेकिन इस देश में जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी आज की सदन में कोई बहस नहीं हुई। जैसे ही लोग खड़े हुए संभल के मुद्दे पर, वैसे ही लोकसभा में इसको स्थगित कर दिया गया। लंबे समय के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। क्या इस देश में हिंसा यूं ही चलती रहेगी और सरकार खामोश बैठी रहेगी? कहीं बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है नारे का ये परिणाम तो नहीं है, कहीं इस तरह का ये नतीजा तो नहीं है। अगर संसद में इस पर बहस नहीं होगी तो बहस कहां होगी? क्या देश को इसी तरह के सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंका जाएगा? क्या प्रशासन इसी तरह का मनमाना रवैया अपनाएगा जिस तरह का देखा गया? गोली मार दी गई सरेआम। क्या कोई और एहतियात नहीं बरता जा सकता था ताकि वो हिंसा और तनाव नहीं बढ़ता? वहां इस तरह की नारेबाजी की क्या जरूरत थी? दूसरे पक्ष को सुने बिना, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बिना, जो ओवैसी ने कहा, वहां सर्वे करने वाले लोगों को जाने की जरूरत क्या थी? उनको लेना चाहिए, साथ में लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की नारेबाजी हुई, उसने उत्तेजना जो पैदा की। अब वहां 400 लोगों पर एफआईआर हुई है, वहां के सांसद पर, वहां के विधायक के बेटे पर एफआईआर कर दी गई है। अगर इस देश में एक समुदाय को इस तरह से दबाया जाता रहेगा, अगर उनकी जबान खामोश कर दी जाएगी, अगर उनके दुख दर्द को नहीं समझा जाएगा, प्रशासनिक मशीनरी का इसी तरह से दुरुपयोग होगा और उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, तो कल को उनके भीतर जो उपजी हुई निराशा है वो कहीं कुंठा में तब्दील ना हो जाए। इस बात को लेकर के सरकारों को समझना चाहिए। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर के रास्ता निकालना चाहिए। इस देश की तरक्की के लिए सौहार्द जरूरी है, रोजगार के लिए एजुकेशन जरूरी है, लेकिन सवाल शिक्षा पर नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, इस पर कोई चिंतन नहीं है, कोई यात्रा नहीं निकल रही है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के बच्चों को छोड़ दिया गया है मरने के लिए। वो बेरोजगार रहे लेकिन वो एजुकेशन ना हासिल कर सके। ये जो पूरी साजिश है, नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति का जो फलसफा है, लोगों को गरीब बनाना, और यही असली गुजरात मॉडल है। लोगों को पहले गरीब बनाया जाए और फिर उनको 5 किलो राशन देकर के उनसे वोट हासिल किया जाए, उन्हें कृतज्ञ बनाया जाए।
उन्हें शासन के प्रति कृतज्ञ बनाया जाए। और ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो पॉलिसी है, वो राज्य व्यवस्था की तरफ संकेत करती है। क्या इस देश में लोकतंत्र अब ढह चुका है? राजतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, और ये जो राजतंत्र है वो क्या वो फांसीवादी तंत्र में तब्दील हो गया है? इसमें दलितों का आरक्षण वो खत्म किया जा रहा है, पिछड़ों की आवाजों को खत्म किया जा रहा है, आदिवासियों की अस्मिता पर ही प्रहार हो रहा है, और मुसलमानों का तो जीवन ही संकट में है। अगर ये सब चलता रहा तो देश किसी खतरे की तरफ जा सकता है। मणिपुर किधर जा रहा है? क्या मणिपुर की हिंसा, चलने वाली हिंसा, क्या मणिपुर की तरक्की कर सकती है? क्या संभल की हिंसा, क्या उत्तर प्रदेश को तरक्की शुदा बना सकता है? इस बात को सरकारों को, पार्टियों को समझना होगा। विपक्ष आज अगर इस मुद्दे पर बहस करने के लिए खड़ा हुआ है तो क्यों आंखों में आंखें डाल करके नहीं कहा जा रहा कि नहीं ये गलत है? बजाय चुप्पी के बोलना चाहिए कि हां, प्रशासन से या जिससे भी गलती हुई हो उसको दंडित किया जाए। जिन अधिकारियों से, जिन कर्मचारियों से, जिन पुलिस वालों से गलती हुई है उनको दंडित किया जाए। लेकिन बजाय उसके अगर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा तो फिर वो मनमाने पर उतर आएंगे। और जब कोई अस्त्र शस्त्र से लैस होता है और उसे प्रोत्साहन मिलता है तो वो सिर्फ संघार पैदा करता है, ध्वंस पैदा करता है, वो रचना नहीं करता, वो मनुष्यता सृजित नहीं करता है, वो हिंसा की तरफ समाज को लेकर के जाता है, वो अहिंसा और सौहार्द नहीं लेकर के आता, मानवता को स्थापित नहीं करता। इस बात को, इस समाज को ध्यान में रखना होगा, और उन समाजों को भी, उन समुदायों को भी कि अभी संविधान है, वो संविधान में भरोसा रखना है। संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, उसी से वो अधिकार भी संरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर एक सरकार इस तरह से उनको दबाने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियस है कि मजबूरी में लोग इस तरह से कदम उठाते हैं। सरकार का दायित्व तो है कि वो विश्वास को बहाल रखें और लोगों को मजबूर न करें, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, उन्हें हिंसक न बनाया जाए। ठोको नीति, बुलडोजर नीति, एनकाउंटर, ये सब एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं करते। भारत की जो इज्जत, भारत का जो सम्मान दुनिया में रहा है वो उसकी गुटनिरपेक्षता नीति, अहिंसा नीति, और गांधी इस देश में, बुद्ध इस देश में, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश को दिया, दुनिया में एक नया प्रतिमान स्थापित किया था। नेहरू के धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और डेमोक्रेटिक नजरिए ने पूरी दुनिया को आईना दिखाया था। लेकिन हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं, विचार करना होगा। शुक्रिया।